हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन दोस्तों। कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग 11th ऑफ जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं ना। लगातार हम लोग आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं और 10 जून के सारे करंट अफेयर्स हम लोगों ने कर लिए है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पुराने लेक्चर्स लगातार देख रहे हैं, इसलिए आपको भी जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ा है, ठीक है। तो सिर्फ आप करंट ही नहीं पढ़ रहे, साथ में आप स्टैटिक का भी बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, और यही फायदा है हमारे A1IS प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का, ठीक है। बहुत जल्द हमारे और भी कोर्सेज लॉन्च होंगे तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। अभी के लिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, 11th ऑफ जून के करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। उससे पहले कल जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डुअल सिटीजनशिप इज आर ट्रू, ठीक है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ना। मैंने आपको क्या बोल रखा है कि यार टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड हो चुके होते हैं एक दिन पहले, तो पहले आप उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैं सारी स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। किसी भी केसेस में इंडिया डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता, ये इसका करेक्ट आंसर है। डी देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ग्रांट डुअल सिटीजनशिप टू इंडिविजुअल्स ऑन अ केस बाय केस बेसिस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट कर सकता है केस बाय केस बेसिस पे डुअल सिटीजनशिप को, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है, पर आपको ध्यान रखना है कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसी में मना कर रखा है कि आप डुअल सिटीजनशिप रख ही नहीं सकते। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कल कवर करवा दिया था, ठीक है। अब मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है, आपको पता है, बट स्टिल इसलिए आपको पहले से ही सारे क्वेश्चन पढ़ के रखना है, ठीक है। जिसने पहली बार देखा क्वेश्चन, वो पोस्ट करके एक बार पूरा पढ़ लेगा और फिर उसका आंसर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच कंपनी इज इन्वेस्टिंग $3 billion इन एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। कौन सी कंपनी ने घोषणा की है $3 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 2 साल के अंदर, है ना। अगले 2 साल में कौन सी कंपनी करने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि ये $3 बिलियन करेंगे, कितने? अगले 2 साल के अंदर, है ना। साथ में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि डेटा सेंटर भी हम लोग बनाएंगे। ये भी चीज ऑलरेडी मैं कल के करंट अफेयर्स में कंप्लीट करा चुका हूं, इसलिए जाकर देखेंगे। डेटा सेंटर भी बनाएंगे। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला डेटा सेंटर है? तो नहीं, ये इसका चौथा डेटा सेंटर होने वाला है इंडिया के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले ही 3 डेटा सेंटर ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट बना चुका है इंडिया के अंदर, ये चीज आपको पता होगा, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाएंगे, ये भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको कोलेजियम ने बोला कि भाई हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। तो कौन है चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? करेक्ट आंसर इज के विनोद चंद्रा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको लिंक करके चीजों को पढ़ना होगा। इसके बारे में मैंने आपको कल के पहले भी एक बार बताया था। क्यों? क्योंकि नए गवर्नर बने हैं, कहां पे? हमारे बिहार के अंदर। उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। तो नए गवर्नर बने हैं, तो उनको ओथ भी किसने दिलवाई थी? के विनोद चंद्रन ने। ये चीज आपको बताई है ना। अब इनको सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने रिकमेंड कर दिया कि हम आपको क्या करना चाहेंगे, हम आपको सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कब बने थे? 2023 में बने थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इनके बारे में जानना हो तो इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब केरला से करी है, और ये केरला हाईकोर्ट में इससे पहले जज रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2013 में ये वहां पे जज बने थे, परमानेंट जज, और उससे पहले 2011 में उन्हें एडिशनल जज बनाया गया था। कहां पे? केरला हाईकोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करवाना है। केरला हाईकोर्ट से सीधा आए चीफ जस्टिस बन के कहां पे? पटना में, और अब इनकी सुप्रीम कोर्ट में पोस्टिंग हो सकती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू इट्स फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम, ठीक है। कौन सी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम अपना फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है उसको बंद कर देंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मेटा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग की वीडियो देखोगे, उसने इसकी अनाउंसमेंट की कि हम लोग ये जो फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है इसको बंद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस पे आरोप लगाया था कि ये क्या करता है, ये लोगों की जो एक्सप्रेशन है उसको दबाने की कोशिश करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट में है, इस चीज के लिए इसको बंद किया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मैंने इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स बताई थी, है ना। एक्चुअली ट्रम्प आ गए हैं पावर में, उस वजह से
डर के मारे मार्क जुकरबर्ग ने ये फैसला लिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ सोनो वॉइस? सोनो वॉइस का प्राइमरी यूज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सब क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम हमारा है A1IS ऑफिशियल से, ठीक है। तो A1IS ऑफिशियल से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से आप इसे ज्वाइन करके इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर का फायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ सोनो वॉइस? सोनो वॉइस का फायदा क्या है, प्राइमरी यूज क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डिटेक्टिंग अंडर वाटर सबमरीन्स। इसके बारे में मैंने आपको कल करंट अफेयर्स में बताया था, ठीक है। इंडिया और यूएसए ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर करेगा, है ना। इससे रिलेटेड अग्रीमेंट्स हुए हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यूएसए के जो एनएसए हैं, जेक सुलिवन, वो इंडिया में आए हुए थे और उस टाइम इसके बारे में अग्रीमेंट हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स पे जाएंगे। आज है 11th ऑफ जनवरी 2025, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, है ना। स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो फर्स्ट है, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस भारत पोल फॉर इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस, ठीक है। भारत पोल के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है। होम मिनिस्टर ने, जो अमित शाह, उन्होंने भारत पोल को लॉन्च किया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब भारत पोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप जानेंगे कि ये भारत पोल है क्या, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि पहले कोई भी व्यक्ति यहाँ पे क्राइम करा, यहाँ देश के किसी कोने में क्राइम किया और जहां पे उसने क्राइम किया वहां से भाग के वो किसी दूसरे देश में भाग जाता था, बच जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करता है या कुछ क्राइम करता है, मर्डर करता है, कुछ भी करके वो दूसरे देश में चला गया, यूके में चला गया, यूएस में चला गया, तो उसको पकड़ा कैसे जाएगा? तो उसके लिए बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंटरपोल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरपोल को आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल पुलिस से, ठीक है। ये इंटरनेशनल पुलिस है, ये वर्ल्ड की पुलिस है, ठीक है। अब वर्ल्ड की पुलिस मतलब ये नहीं कि इसकी 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 कोई ऐसी संस्था है जिसके अंदर पुलिस पर्सनल रहता है, नहीं। ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बस एक नोटिस निकालती है अलग अलग टाइप के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये अलग अलग टाइप के नोटिस निकालती रहती है, जैसे कि रेड कॉर्नर नोटिस हो गया, ब्लैक नोटिस हो गया, इस टाइप के नोटिस निकालती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके पास पुलिस पर्सनल्स हैं और जाके वो सीधा जो व्यक्ति है जिसको पकड़ना है उसको पकड़ते हैं, नहीं। ये सिर्फ जिस भी देश में वो व्यक्ति भाग गया है उसको नोटिस देती है, इसके उसके खिलाफ नोटिस दे देती है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है उस व्यक्ति के खिलाफ। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये काम क्या है इंटरपोल का। अब इंटरपोल से डील करने के लिए इंडिया में एक एजेंसी है सीबीआई। सीबीआई क्या करती है, सीबीआई डायरेक्टली डील करती थी इंटरपोल से। जैसे किसी को भी हमें पकड़वाना हो, अगर कोई बिहार में क्राइम करता हो, बिहार पुलिस चाहती है कि पकड़वाए, तो उसको सीबीआई के थ्रू होके जाना होता था कि भाई आप इंटरपोल को ये जानकारी दे दो कि ये जो व्यक्ति है, अभिषेक नाम का, जो भी नाम का, ये बहुत बड़ा बदमाश है, इसको पकड़ना है हमें, ठीक है। बट सीबीआई सीबीआई को हर बार डील करना पड़ता था। तो अब सीबीआई ने सोचा कि क्यों ना हम ही लोग एक ऐसा पोर्टल बना दे, एक बीच में ऐसी संस्था टाइप का बना दे, एक भारत पोल नाम का एक ऐसा पोर्टल बना दे जिसके थ्रू जो बिहार पुलिस है वो डायरेक्टली इंटरपोल से बात कर सकेगी, ठीक है। मतलब अब बिहार पुलिस को सीबीआई के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली इंटरपोल से बात कर सकती है, अपनी बात कह सकती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा बदमाश है और इसको हमें पकड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है, किसके बारे में? भारत पोल के बारे में। मतलब अब कोई भी स्टेट पुलिस हो गया, कोई भी नेशनल एजेंसी है, उसको सीबीआई की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली भारत पोल के सहारे वो इंटरपोल तक पहुंचेगा, उनको बताएगा कि भाई ये जो व्यक्ति है ये बदमाश है और उसको हमें पकड़ना है, तो उसके खिलाफ जो भी नोटिस आपको जारी करना है वो किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मुझे लगता है भारत पोल की आप सिग्निफिकेंस समझ चुके होंगे कि भारत पोल है क्या। अब भारत पोल को लॉन्च किसने किया? भारत पोल को लॉन्च किया अमित शाह जी ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अमित शाह जी ने लॉन्च किया। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया सीबीआई ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किससे डील करने के लिए? इंटरपोल से डील करने के लिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल की फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1923। सोचो कितने साल पुरानी संस्था है ये। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इसी में आ जाएगा जेनेवा में, है ना, इसी ऑप्शन में आएगा जेनेवा हो गया। और भी कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस होंगे, आपको लगेगा कि यार जेनेवा आंसर होगा, ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का वही होता है, तो आप उसको टिक करके आ जाओगे और लियोन फ्रांस पे ध्यान नहीं दोगे। तो आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन फ्रांस में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसके टोटल 196 मेंबर्स हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी मेंबर कंट्रीज इसकी पार्टनर है, इसके मेंबर हैं, और इंडिया भी इसमें से एक है ना। अब
इंडिया को अगर किसी भी कंट्री से बात करनी है तो इंटरपोल के माध्यम से बात कर सकती है। ये चीज आप ध्यान रखना, इसके कुछ एक्टिव पुलिस पर्सनल नहीं है, ये मत समझना कि इसकी कोई पुलिस होती है, ठीक है, वो जाके उस व्यक्ति को पकड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस नोटिस जारी करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंटरपोल का आपको आई थिंक सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। पहले सिर्फ सीबीआई डील करती थी, बट अब उसने एक भारत पोल नाम का एक पोर्टल बना दिया, जिसके माध्यम से जितनी भी स्टेट एजेंसी है, जितनी भी नेशनल एजेंसीज है, वो सारी डील कर सकते हैं किसके साथ, इंटरपोल के साथ, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया विल सून सेट न्यू रिकॉर्ड ऑफ 1 बिलियन प्लस वोटर्स, सीईसी राजीव कुमार, ठीक है। तो हमारे जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नाम याद रखना है राजीव कुमार, क्योंकि 2024 में इन्हीं के देखरेख में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आपको पता ही है ना। इस बार इन्होंने एक भाषण देते हुए कहा, एक बयान देते हुए कहा कि हमारा जो देश है, ऑलरेडी डेमोक्रेसी तो है ही, पर एक नया रिकॉर्ड सेट करने वाला है। हमारे देश में टोटल 1 बिलियन वोटर्स होने वाले हैं, ठीक है, मतलब 100 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। कितनी, मतलब इतनी तो किसी की पॉपुलेशन में नहीं है, उससे ज्यादा हमारे यहाँ पे वोटर्स है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसलिए ही इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तरीके का एक रिकॉर्ड बनने वाला है यार, हमारे 1 बिलियन वोटर्स होने वाले हैं। ये किसने कहा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। इन्होंने ये भी बोला कि 2024 में हम लोग को देखने को मिला कि अराउंड टू थर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज में इस बार इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। 2/3 ऑफ डेमोक्रेसीज में इस बार इलेक्शंस हुए हैं, और उसमें से भी हमारा भी इलेक्शन था, और हमारे जो टोटल वोटर्स है वो 1 बिलियन को क्रॉस करने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल 100 करोड़ के आसपास टोटल हमारे वोटर्स होने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बार यार बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शंस में आपको पता है, तो आप हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, उसके कौन कौन मेंबर है एक बार थोड़ा सा जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, फिर दो और इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन से, गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का अपॉइंटमेंट 2024 में ही हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाम आप पक्का याद रखेंगे, गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही मैंने सीधा ये उठाया ये चीज, तो आप इसको थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। राजीव कुमार, गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, है ना। अब यहाँ से आपको एक और नाम मैं याद दिलवाता हूँ, एक और नाम है अरुण गोयल जी का। भी कौन है, अरुण गोयल जी, इनके बारे में भी थोड़ा याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। अरुण गोयल भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, वन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उस टाइम गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नहीं थे, सिर्फ राजीव कुमार जी थे, ठीक है, राजीव कुमार थे, और ये थे अरुण गोयल जी थे, ठीक है। बट इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था बहुत ही तेजी से हुआ था, ठीक है। जिस तेजी से बिजली कड़कती है ना, उसी तेजी से इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी शॉक रह गया कि भाई लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने इतनी जल्दी किसी इलेक्शन कमिश्नर का कैसे आपने अपॉइंटमेंट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट भी शॉक था, है ना। और जिस तेजी से इनको अपॉइंट भी किया गया था, उसी तेजी से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दिया, और ये पद छोड़कर भी चले गए, और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट बहुत चक्कर रह गया था कि ये हो क्या रहा है, मतलब एकदम से अपॉइंट हुए, ठीक है, एकदम से पद से हट भी गए, और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। मतलब ये काफी तेजी से हो रहा था, तो काफी संदिग्ध वाली सिचुएशन हो गई थी। हालांकि जब इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए, उसके 6 महीने बाद इनको क्रोएशिया का एम्बेसडर बना के भेज दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरुण गोयल जी के बारे में हम ध्यान रखेंगे, अरुण गोयल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सिंपल ये आएगा कि क्रोएशिया में नए एम्बेसडर कौन गए हैं हमारे। तो क्रोएशिया में हमारे नए एम्बेसडर कौन है, नए एम्बेसडर है अरुण गोयल जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। या क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर जिन्हें हाल फिलहाल में ही एम्बेसडर बना दिया गया है, वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो अरुण गोयल जी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन के आ सकता है आपके सामने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्रोएशिया की लोकेशन थोड़ा सा आप देखते हुए चलोगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं अंजी खड़ ब्रिज, ठीक है। तो अभी इसको अनवेल किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंजी खड़ ब्रिज के बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन में आ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है इसे जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इस पे अभी ट्रायल चल रहा है, यहाँ से ट्रेन ये सब गुजरेगी, है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पे ट्रेन गुजर सकती है, ठीक है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में रईसी डिस्ट्रिक्ट में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रईसी डिस्ट्रिक्ट आज से 3-4 महीने पहले भी उसमें था, क्योंकि कुछ अमरनाथ यात्रा थी या कोई यात्रा थी, ठीक है, उस दौरान ही
उस पे आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी और इससे कई सारे श्रद्धालु थे, उनकी मौत भी हो गई थी, बच्चों की भी मौत हुई थी, ठीक है, उस बस पे इस टाइप से आतंकवादी हमला हुआ था। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ इस टाइप का ब्रिज बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ब्रिज का नाम है अंजी खड़ ब्रिज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिकेशन इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि ये टोटल 725 मीटर का है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो ट्रेन है वो इस पे से गुजर सकती है, और 213 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हवा है वो इसको सह सकता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये इंडिया का पहला केबल स्ट्रेड रेल ब्रिज है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस टाइप से केबल से रोका गया पहला ब्रिज है जिसपे ट्रेन जा सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ खुला है, जम्मू एंड कश्मीर में खुला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। नाम क्या है, नाम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। नाम इसका आप ध्यान रखेंगे, नाम है अंजी खड़ ब्रिज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ इस टाइप का ये पूरा ब्रिज होने वाला है। टोटल इसमें 96 केबल्स लगी हुई हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस सारी चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करते करते हुए चलना होगा। ये जो केबल्स हैं उसमें से कुछ 82 मीटर की भी है और कुछ 82 मीटर से लेकर 295 मीटर्स तक की जो केबल्स हैं वो इसमें लगाई गई हैं इस तरीके से। ये चीज आप थोड़ा सा कवर रखेंगे, ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटी वायर्स हैं, इसमें कुछ लंबी वायर्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिकल है, नहीं, ये एसिमेट्रिकल है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेंथ कितनी है, 725 मीटर की इस पूरी ब्रिज की लेंथ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, केबल स्टेड रेल ब्रिज, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है वी नारायणन। इनके बारे में कल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बट फिर से आज मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये अभी इसरो के नए चीफ बनने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है वी नारायणन। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके क्वेश्चन में आ जाए, आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में, 71st बीपीएससी में आ जाए, या जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें इनके बारे में पूछा जा सके, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो भी सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वही क्या होता है, वही होता है इसरो का चीफ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल लेकर बताया था कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, वही होंगे हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारे इसरो के चीफ होंगे वही होंगे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि अभी नए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है वी नारायणन। अगर क्वेश्चन आए कि इसरो के नए चीफ कौन बने हैं, तो उसमें भी वी नारायणन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी तक कौन थे, अभी तक है एस सोमनाथ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि 14 तारीख को रिटायर हो जाएंगे और 14 तारीख को वी नारायणन शपथ ले लेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। इनको अपॉइंट किसने किया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कौन सी कमेटी अपॉइंट करती है। इसके बारे में कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। 10 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे तो उसमें सारी चीजें कवर है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे पहले इसरो के जो चीफ थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 1963 से लेकर 1971 तक 8 इयर्स तक इन्होंने काम किया था। देन हुए एमजी के मेनन, जो कि सिर्फ 9 महीने काम किए। फिर सतीश धवन, इनका नाम भी आपने कई बार सुना होगा, है ना, कई जगह का नाम सतीश धवन के नाम से रखा गया, आपको पता ही है, 1973 से लेकर 1984 तक। फिर युवा राव और फिर के कस्तूरी रंजन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले 5 आप ध्यान रखेंगे और इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, विक्रम साराभाई से लेके के कस्तूरी रंजन तक, है ना। फिर अभी देखिए लास्ट के 3 देख लीजिए। अभी तो कौन बने, वी नारायणन बने, है ना। और इससे जस्ट पहले कौन थे, 10वें एस सोमनाथ, और उससे पहले के सिवान, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के सिवन सर के बारे में आप जानते ही होंगे। इन्हीं के टाइम पे चंद्रयान 2 जो था वो अपनी सतह तक नहीं पहुंच पाया था, चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। बहुत ही इमोशनल सीन्स भी आया था, आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको गले भी लगाया था। तो के सिवान वाले आपने वो देखा होगा, वो शॉर्ट्स पक्का ही देखा होगा। तो वो के सिवान ही थे, इसरो के चीफ थे उस टाइम, फिर वो रिटायर हो गए। उनके बाद बने एस सोमनाथ, और इन्हीं के टाइम पे जो चंद्रयान 3 है वो अपनी सफलता तक पहुंच पाया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस सोमनाथ थे उस टाइम कौन, इसरो के चीफ, जो कि अभी भी हैं, 14 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उस टाइम इसरो के चीफ कौन थे, तो एस सोमनाथ थे। यह क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा कि अभी जो चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ उस टाइम इसरो के चीफ वी नारायणन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि वी नारायणन नहीं थे, एस सोमनाथ थे, ठीक है। तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है पीएम टू ओपन जेड मोर टनल, ठीक है। जेड मोड टनल अभी पीएम इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की टनल होने वाली है। टनल का नाम क्या है,
जेड मोड टनल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इससे जो सीएम है जम्मू एंड कश्मीर के, श्री उमर अब्दुल्ला जी, वो भी काफी ज्यादा खुश है, उन्होंने काफी तारीफें भी करी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किसको कनेक्ट कर रहा है, कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट कर रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस बार का बीपीएससी पेपर आपने देखा होगा, तो उससे आई थिंक पासिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक जोजिला पास पूछा हुआ है, नहीं तो एक किसी और पास के बारे में पूछा गया, आई थिंक फोटुला पास के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो पासिस से, टनल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जेड मोड जो टनल है वो किसको कनेक्ट करता है, तो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक आपने बहुत ही सुंदर जगह का नाम सुना होगा, गुलमर्ग और सोनमर्ग, है ना। वहां बहुत ज्यादा बर्फ भी पड़ती है और काफी वहां पे लोग जाते हैं, एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये सोनमर्ग को कनेक्ट करा है, ठीक है। तो सोनमर्ग जाने के लिए कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं होता था, क्योंकि इतनी बर्फबारी होती थी, तो सारा रास्ता जो है ढक जाता था, ठीक है। बट अब वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब ये टनल बनने वाला है, टनल का नाम है जेड मोर टनल, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 12 के 12 महीने खोला खोले रखेगा रास्ता, ठीक है। इससे कभी भी अगर कोई सोनमर्ग जाना चाहे तो वो जा सकता है और घूम सकता है, जो वहां का एज अ टूरिस्ट वहां पे जा सकता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 12 महीने तक जो टनल्स है उसको खोल के रखेगा। बर्फ चाहे कितनी पड़े, उससे कोई भी वहां दिक्कत नहीं होने वाली। अगर एवलांच ये सब भी आता है तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जो टनल है वो काफी ज्यादा सेफ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। विंटर टूरिज्म, इससे क्या होगा, इससे दो तीन फायदे तो होंगे, टूरिज्म वहां पे फैलेगा, और जो सोनमर्ग है क्योंकि वो 12 के 12 महीने खुला रहेगा, कभी भी प्रॉब्लम होगी नहीं। और प्लस ये स्ट्रेटेजिक रूट भी मिल जाता है लद्दाख के पास, ठीक है। क्या बोलते हैं, चाइना और पाकिस्तान पे अगर नजर रखनी है, या इनको पकड़ के रखना है, या इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो हमारी जो आर्मी है उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए वहां तक। तो एक तरीके से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2680 करोड़ की लागत से बना है, बनेगा ये, और 6.5 किलोमीटर लॉन्ग ये होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। आगे हम लोग कल के क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हम लोग को और जानना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नितिन गडकरी अनाउंसेस नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, और इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई हम लोग आपके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लाने वाले हैं। अभी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है रोड एक्सीडेंट के मामले में, इसको समझिए। इसने नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया था 2024 में ही, अप्रैल के अंदर, आई थिंक चंडीगढ़ के अंदर। उसमें क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, है ना, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी की गलती, हो सकता है रोड खराब है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग उसको 1.5 लाख रुपए तक देंगे, 1.5 लाख रुपए तक देंगे, उसका खर्च उठाएंगे किस चीज में, उसका हॉस्पिटलाइज करने में जो भी खर्च आता है, हॉस्पिटल में जाने का, वहां पे रहने का, ठीक है, जो भी खर्च आएगा वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो स्कीम पहले चंडीगढ़ में स्टार्ट करी गई थी, काफी सफल रही, तो इसको 6 स्टेट तक फैला दिया गया, वहां पे भी सफल रही, तो अब पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस स्कीम के अनुसार अब क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो 1.5 लाख रुपए तक का खर्च जो है वो अपनी गवर्नमेंट उठाने वाली है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 7 डेज तक का जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्च होगा, 7 डेज और 1.5 लाख, जो भी पहले आ जाए, ठीक है, इतना जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो स्कीम है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवेज के लिए, नहीं, ये हर टाइप के रोड के लिए है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर विद गवर्नमेंट इंडिया एआई मिशन टू स्किल 5 लाख पीपल बाय 2026। मैंने आपको क्या बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, इंडिया एआई के साथ मिलके 5 करोड़ लोगों को एआई एआई के फायदे के बारे में, एआई के स्किल्स सिखाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सिखाने वाला था, माइक्रोसॉफ्ट सिखाने वाला था, और प्लस वो डेटा सेंटर भी खोलने वाला था इंडिया के अंदर। ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है। साथ में वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी इंडिया में काम करता है ना। तो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट में फिर से माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला की तरफ से कहा गया कि अगले 2 साल में तो हम लोग 2026 तक ही 5 लाख लोगों को ट्रेन करने वाले हैं इंडिया एआई मिशन के साथ मिलकर, ये चीज आपको ध्यान रखना है एआई के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा, ये सत्य नडेला ने कहा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट
38th नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड प्रॉमिसिंग अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्पोर्ट। ठीक है, तो पीएम मोदी इस बार जो 38th नेशनल गेम्स होने वाला है, इस बार का 38th नेशनल गेम होने वाला है कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है पुष्कर सिंह धामी। उसको इनॉग्रेट कौन करेंगे? उसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि 38 जनवरी से लेके, सॉरी, 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें टोटल 32 गेम्स होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसमें योगा भी एक गेम होगा और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि मॉडर्न गेम्स और ट्रेडिशनल गेम्स का ये एकदम मिश्रण होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कहां पे होगा 38 नेशनल गेम? ये होने वाला है उत्तराखंड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसमें अराउंड 10,000 से भी ज्यादा जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो उसमें ज्वाइन करेंगे। जो भी कोचेज है उनके, ठीक है, जो उनकी पूरी टीम है वो उसमें ज्वाइन करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की अलग अलग सिटीज में होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैस्कॉट क्या है उसका? मैस्कॉट है मौली। मौली क्या है? मौली मस्कॉट है, जो कि मोनल से निकला है। मोनल क्या है? मोनल उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मौली मस्कॉट है। मस्कॉट आपको पता ही होगा, कोई भी जो गेम, कुछ भी इवेंट होता है तो उसका कुछ ना कुछ मस्कॉट होता है, जो कि एक थीम बताता है उस पूरे इवेंट की। तो उस उत्तराखंड का जो 38th नेशनल इवेंट होने वाला है, नेशनल गेम होने वाला है पूरे इंडिया का, वो कहाँ पे होने वाला है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का मैस्कॉट क्या है इस गेम का? मौली है, जो कि उनके जो स्टेट बर्ड है मोनल से निकला हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो स्पोर्ट्स पे और ध्यान देना होगा। योगा की, इस बार इसमें योगा भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मलाखंब भी किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मलाखंब क्या होता है? आपने शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में जरूर देखा होगा, या किसी वीडियोस में जरूर देखा होगा। कुछ लोग एक बड़े से लोहे के खंभे के ऊपर कुछ अलग अलग टाइप की आकृतियां बनाते रहते हैं, जिम्नास्टिक टाइप की करते रहते हैं। ठीक है, तो उसे ही मलाखंब कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये सारे स्पोर्ट्स होने वाले हैं कहाँ पे? उत्तराखंड के नेशनल, उत्तराखंड में नेशनल गेम्स में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले जो नेशनल गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? वो हुए थे गोवा के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2023 में कब, कहाँ पे हुए थे? गोवा के अंदर। 2024 में, 2025 में होंगे अभी उत्तराखंड के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, नो थ्रेट टू इंडिया सेज तालिबान अ डे आफ्टर दुबई मीटिंग। तो आपको पता होगा, एक तरफ तालिबान परेशान कर रहा है, ठोक रहा है, रोज के रोज ही पिटाई कर रहा है किसकी? पाकिस्तान की। और दूसरी तरफ वो इंडिया से दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है। ठीक है, हालांकि इंडिया ने तालिबान को कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट अनऑफिशियली अब हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, हम लोग उतने ज्यादा इस टाइप से आइडियलिस्टिक होकर नहीं चलेंगे कि हम लोग तो किसी से बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तालिबान ने तो गलत तरीके से कब्जा है, हम लोग उस तरीके से नहीं चलते। हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक होकर चलेंगे कि हम लोग को अगर तालिबान यहाँ पे आ गई है और अब इस तालिबान को हटाना मुमकिन नहीं लगेगा, तो हम तालिबान से भी बिल्कुल बात करेंगे, अगर हमको अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बना के चलने हैं तो। ठीक है, और अगर हम सच में भला चाहते हैं किसका? अफगानिस्तान के लोगों का, तो जो भी वहां पे जो उनका रिजीम है उसके साथ हमें मिलकर काम करना ही होगा, है ना। तो उसमें बात हुई किसकी? तालिबान के सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब से। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विक्रम मिश्री जी हैं। ठीक है, तो इनसे बात हुई और इन्होंने अश्योर किया कि बिल्कुल भी इंडिया को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंडिया के खिलाफ कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ना ही अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देंगे। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ, है ना। और आपको पता ही है दूसरी तरफ क्या करें? ये दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की रोज पिटाई करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से उन्होंने वॉर छेड़ दिया किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान को वो कहीं का नहीं छोड़ने वाले। कौन? तालिबान। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तालिबान को लगातार ही, तालिबान तो नहीं कहेंगे हम लोग, जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उनको लगातार ही हम लोग एड प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी सारा को एड दे रहे हैं, मेडिकल सपोर्ट दे रहे हैं, और प्लस हम उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, ताकि उन्हें थोड़ी कमाई भी कर पाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि अंत में जो वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनका काफी भला हो पाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको तालिबान भी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, और वो कहता है कि हम लोग इंडिया के खिलाफ कुछ भी काम नहीं होने देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तरीके से इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है, और इंडिया काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहा है, तो वो भी काफी अच्छी बात है। इससे पहले जो तालिबान की रिजीम थी, है ना, जो पहले तालिबान जो वन था, ये तालिबान 2.0 है, उसमें हम लोगों ने तालिबान के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं रखा था। उसकी वजह से हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा, है ना। बट इस बार हम लोग तालिबान को साथ भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तालिबान को हटाना बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका हटाने के लिए आया था, उसका क्या हश्र हुआ, वो उसको भागना पड़ा, आपको पता ही है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल होकर इस बार चल रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर राइट्स टू यूटीज, यूनाइटेड ये यूनियन टेरिटरीज टू ऑर्गेनाइज 100-day कैंपेन ऑन टीबी एलिमिनेशन इन प्रिजन्स। ठीक है, तो टीबी के बारे में ऑलरेडी मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं। अब जो हमारे सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जितने भी यूटीज हैं उनको और स्टेट्स को बोल दिया है कि यार आप 100 डे का कैंपेन रन करो। ठीक है,
टीवीज को हटाने के लिए उसको डिटेक्ट करो, उसको खत्म करने की कोशिश करो। कहाँ पे? प्रिजन्स के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीबी पे लगातार ही काम होता जा रहा है, आपको पता ही है। टीबी के फुल फॉर्म आपको पता ही है, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीबी क्या है? टीबी हवा से ही फैलता है। अगर मेरे को टीबी है और अगर मैं छींकता हूं तो मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी टीबी हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या होता है? बहुत सारे लोगों को टीबी होता है बट उनको पता ही नहीं होता कि उनको टीबी भी हो रखा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस केस में अगर वो लोग छींकेंगे तो उन दूसरे व्यक्ति में जो टीबी है वो ट्रांसफर नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत आपको ध्यान से सुनना है। मैंने आपको क्या बोला? लेटेंट टीबी होता है, मतलब व्यक्ति के अंदर टीबी है बट वो ज्यादा मात्रा में नहीं है, नहीं तो वो सिम्टम शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो छींकेगा या कुछ भी होगा तो आप सोचेंगे कि यार उसके अंदर टीबी तो है ही ना, सामने वाले व्यक्ति में तो फैलेगा ही नहीं। पर आपको ध्यान रखना है कि नहीं फैलेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो लेटेंट टीबी है वो फैलता नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये कौन सी बॉडी पार्ट को इंपैक्ट करता है? तो सिर्फ लंग्स को इंपैक्ट नहीं करता, आपको ध्यान रखना है। लंग्स को तो करेगा ही, या आपके इंटेस्टाइन को भी कर सकता है, लिवर को भी कर सकता है, हर एक बॉडी पार्ट्स में फैल सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट जब लंग्स में फैलता है तो वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। और अगर टीबी के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखो, उसमें सारी चीजें कवर करवा रखी है मैंने, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई सारे लोगों की मौत हो जाती है टीबी की वजह से, इम्यूनिटी भी आपकी कमजोर हो रही है। साथ में अगर आपको कोई और बीमारी है तो ये काफी ज्यादा डेडली बन जाता है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है, ये चीज आपको पता ही है ना। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड राइस शिपमेंट फ्रॉम इंडिया टू अराइव टुमारो, ठीक है। आपको पता ही है कि बांग्लादेश तो धमकी देता रहता है ना। ऊपर से वो धमकी दे रहा है और अंदर से उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी चावल लिया था इंडिया से और फिर से दूसरी शिपमेंट उसके पास पहुंचने वाली है। और इसलिए जो बांग्लादेश का मीडिया है काफी ज्यादा खुश है कि वाह वाह, इंडिया की तरफ से अब चावल हमारे पास आने ही वाले हैं, ठीक है। तो उनकी आप न्यूज भी देखोगे तो यही सब चल रहा है उसमें। तो अभी जो सेकंड जो खेप है इंडिया बांग्लादेश को भेजने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सेकंड खेप में अराउंड 24,000 टन के आसपास हम लोग चावल बांग्लादेश को भेजेंगे, ठीक है। बांग्लादेश के लोगों को भेजेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपको पता ही है कि वहां पे किस टाइप से व्यवहार किया जा रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, है ना। वहां पे जो मेजोरिटी में जो रहने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा खिलाफ हो गए वहां के माइनॉरिटी के, और एक तरीके से काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, ये आपको पता ही है ना। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है तिरुपति स्टैम्पिड। स्टैम्पिड मतलब जो भगदड़ में जाती है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंसेस एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹25 lakhs टू नेक्स्ट टू कीन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो जो भी मरे हैं तो फिर उनके जो घर वाले हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको पता है करीब बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी अभी जो स्टैम्पेड हुआ था तिरुपति मंदिर के दौरान, ठीक है। कई सारे लोगों की मौत हो गई थी, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग हर एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिनिदाद एंड टोबागो प्रेसिडेंट लाउड्स इंडियाज हिस्टोरिकल अचीवमेंट एट प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली तो नहीं आई थी बट इनडायरेक्टली इन्होंने एक तरीके से अपना भाषण दिया प्रवासी भारतीय दिवस के दिन, ठीक है। पीबीडी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कहां मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है इस बार उड़ीसा में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें 6,000 से भी जो ज्यादा लीडर्स थे जो कि एनआरआईज हैं या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, उन सबको बुलाया गया था जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड के अंदर। उन सबको बुलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उनमें जो प्रेसिडेंट है त्रिनिदाद एंड टोबागो की, उन्होंने भी अपना स्पीच दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब मनाया जा रहा है? 9 जनवरी से 11 जनवरी तक मनाया जाएगा, आपको पता ध्यान रखना है, ठीक है। 9 जनवरी 1915 के दिन ही जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में लौटे थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने काफी अच्छा भाषण दिया। इनका नाम है क्रिस्टाइन कंगालू, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वर्ल्ड की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो भी इंडिया में ही थी, ठीक है। जब पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई का ज्यादा नाम नहीं होता था तो उस टाइम इंडिया में तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। इंडिया ने वर्ल्ड को अलजेब्रा दिया, ट्रिग्नोमेट्री दी, कैलकुलस दिया, ये सारी चीज इंडिया ने ही दी, ठीक है। इवन जीरो का भी यूज इंडिया ही करता था। तो ये सारी फीचर्स बताया, मतलब कि क्या क्या इंडिया ने अचीव किया है अपनी हिस्ट्री से लेके अभी तक में, ठीक है। अपने पास से लेके अभी तक ने इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया और वर्ल्ड को बहुत सारी चीजें दी है। तो वही एक तरीके से इंडिया की तारीफों की सीधे पड़ रही थी कौन? क्रिस्टाइन कंगालू, जो कि प्रेसिडेंट है त्रिनिदाद एंड टोबागो की, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी भाषण हुआ, इसमें भी उन्होंने एक तरीके से बताया कि डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया के रग रग में बसा हुआ है। इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है तो आप उसको कह दो कि यार जो डेमोक्रेसी है वो लोगों तक, लोगों के दिल में है, वो कोई उसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। त्रिनिदाद एंड टोबागो की लोकेशन एक बार देख लेंगे, कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के ऊपर देखो, वेनेजुला, वेनेजुला के आप ऊपर देख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के दो दो आइलैंड्स है त्रिनिदाद एंड टोबागो,
ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, क्रिस्टाइन कंगालू, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टाइन कंगालू, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेशन इन 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा, ओवर 2.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन रिसीव, ठीक है। तो इस बार का परीक्षा पे चर्चा आपको पता ही है, इस बार के एडिशन में जो कि 8th एडिशन होने वाला है, आपको पता है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तब से कुछ ना कुछ वो कैंपेन या कुछ टाइप के इस टाइप का इंटरेक्शन वाला, ताकि लोगों से इंटरेक्ट किया जा सके, कुछ इस टाइप की चीजें रखी जाती है ना। तो इस बार के परीक्षा की चर्चा में अराउंड 2.7 करोड़ लोगों ने रजिस्टर करा है, अपने आप को ध्यान रखना है। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस बार होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया है। नेक्स्ट है 1 to 1 कंजर्वेशन कॉन्वर्जेशंस विल डिफाइन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रिलेशनशिप, किसने कहा, यूएस एनवॉय ने कहा है इंडिया के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार यूएस एनवॉय टू इंडिया कौन है, ये है एरिक ग्रेसाती, ये चीज आपको ध्यान रखना है, एरिक ग्रेसाती, ये आपको ध्यान रखना है। इनको अपॉइंट किसने किया था, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बाइडेन के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं और डेमोक्रेट पार्टी के सपोर्टर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हालांकि रिपब्लिकन की सरकार आ चुकी है, किसकी आ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप की आ चुकी है, ठीक है। तो इनके लिए भी काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत उधम मचाने की कोशिश कर रहे थे कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ठीक है। बट अब तो सरकार ही चेंज हो गई इनकी, तो अब ये क्या ही करेंगे, आपको भी पता है ना। तो एरिक ग्रेसाती कह रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा ट्यूनिंग अच्छी बैठती है किसके बीच में, डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में, तो काफी अच्छा कॉन्वर्जेशन होने वाला है। मतलब 2025 में जो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं उसके बारे में इन्होंने इशारा दिया, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों आएंगे इंडिया के अंदर, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। 26 जनवरी को नहीं आने वाले भाई, ये क्वाड की मीटिंग के लिए आने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2024 में इंडिया क्वाड को होस्ट करने वाला था, बट होस्ट नहीं कर पाया, आपको पता ही है ना, क्योंकि जो बाइडेन ने आने से मना कर दिया, क्योंकि उनके देश में इलेक्शंस थे, है ना। तो यूएस में ही क्वाड की मीटिंग रखी गई थी, कहां पे रखी गई थी, दिलावर में रखी गई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2025 में इस बार इंडिया होस्ट करने वाला है क्या, क्वाड की मीटिंग, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है, यही थे एरिक ग्रेसाती, अब जो तारीफें कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेल सप्लाईज 45,000 ऑफ स्टील फॉर अपकमिंग महाकुंभ मेला। तो आपको पता है कि महाकुंभ मेला में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। टोटल 45 करोड़ लोग इकट्ठे होने वाले हैं कहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, कहाँ पे, महाकुंभ मेला में, प्रयागराज में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 45,000 टन ऑफ स्टील को कंट्रीब्यूट किया है, किस लिए, क्योंकि अब जब इतने सारे लोग आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, है ना। मैंने आपको बताया कि वहां पे बहुत सारे टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे कि टेम्पररी हॉस्पिटल बन रहे हैं, टेम्पररी टेंट बन रहे हैं, टेंट सिटीज बन रही है, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्टील तो लगेगा ही। तो जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो बहुत प्राउडली कह रहा है कि 45,000 टन ऑफ स्टील हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, किसमें, महाकुंभ मेला के दौरान, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है फार्मर्स पैरालंपिक चैंपियंस अमंग 10,000 गेस्ट इनवाइटेड टू रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो इस बार रिपब्लिक डे परेड में अराउंड 10,000 लोगों को, इंडिया के ही 10,000 लोगों को, 10,000 लोगों को एक तरीके से इनवाइट किया गया, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग इसमें जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। मतलब हम लोग इसमें पीपल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो पीपल है, ये हर जगह से आने वाले हैं, जैसे कि कुछ फार्मर्स होंगे, कुछ जो हमारे पैरालंपियंस होंगे वो होंगे, ठीक है। जो हमारे स्पोर्ट्स से होंगे, जो पैरालंपिक्स वाले हो गए, वो सब हो गए, ठीक है। और सरपंचेस हो गए, है ना। तो मतलब हर एक फील्ड के लोगों से स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, हर एक फील्ड के लोगों को बुलाया जाएगा, और एक तरीके से विटनेस करने के लिए बोला जाएगा उनसे कि आप देखिए कि हमारा जो रिपब्लिक डे है किस टाइप से मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने थीम रखा है जन भागीदारी, मतलब पीपल को हमें इन्वॉल्व करना है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा आपको कवर करते हुए चलना है। अब आज की लास्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। लास्ट न्यूज क्या है कि अडानी ग्रुप इस्कॉन जॉइंट्स हैंड टू सर्व महाप्रसाद सेवा एट महाकुंभ, ठीक है। तो महाकुंभ से लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं, तो इसी में अडानी ग्रुप ने क्या किया है, हाथ मिलाया किसके साथ, इस्कॉन के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कहा कि जो महाप्रसाद बटेगा तो उसमें अडानी भी अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अडानी ग्रुप इस्कॉन के साथ मिलकर जो महाप्रसाद सेवा है को करेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस्कॉन के बारे में ऑलरेडी बात मैं बता चुका हूं आपको कि 1963 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। अभी एक इस्कॉन के ही लीडर को बांग्लादेश में गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था, जिनको वहां के चट्टोग्राम जो कोर्ट है उसने बेल देने से मना कर दिया। बट वकीलों ने कहा कि अब हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके दलील देंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे।
कुछ आपको पीटी फैक्ट्स भी मिलेंगे, तो आप उनको जरूर देखिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे और कल मैं आपके साथ फिर जुड़ने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।